तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। किचन गार्डन पर विस्तार पूर्वक जानकारी भाग 2। पेड़ी गन्ने की फसल में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य। सूकरों के आहार एवं आवास प्रबंधन पर जानकारी। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा टेरेस गार्डन, एक छत पर सजावटी तरीके से हरे भरे उद्यान की योजना बनाने और टेरेस गार्डन स्थापित करने के विषय में। और आज हम बताएंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार, फसल चक्र, बुआई इत्यादि के बारे में जानकारी लेकर आए हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने देखा टेरेस गार्डन के उद्देश्य, महत्व एवं उचित स्थान के चयन के बारे में। आज के अंश में देखेंगे कि टेरेस गार्डन में उपयोग होने वाले औजार, उपयुक्त फसल एवं फसल चक्र तथा बीज दर, बुआई एवं रोपाई के बारे में। प्रयुक्त होने वाले औजार: खुरपी, कुदाल, रोजकेन, हैंड स्प्रेयर, गेडिंग होज, जूट की रस्सी, बांस की फट्टी इत्यादि इसमें प्रयुक्त होते हैं। आवश्यक सामग्री: विश्वसनीय स्थान से गुणवत्ता युक्त बीज, खरपतवार पत्थर रहित, अवघटित पदार्थ रहित अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी प्रकार सड़ी हुई जैविक खाद, नदी की बलुई मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक दवाएं, आवश्यक जैविक पदार्थ जैसे नीम तेल, नीम केक, नीम पाउडर, पंचगव्य इत्यादि। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें? बुआई में उपयोग होने वाले कंटेनर, गमले अच्छी तरह से धोकर उनमें जल निकास के लिए छिद्र बनाना चाहिए। चयनित पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी लाएं एवं मिट्टी में खाद को हाथ या खुरपी से मिलाएं। कंटेनर में ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी के मिश्रण को हल्के हाथों से ढीला भराई करें। जहां पर सब्जियों का रोपण करना हो वहां पर उथले गमले या पाट का प्रयोग करना चाहिए। उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बालू का प्रयोग करना चाहिए। तथा जहां पर सीधे बीज की बुआई करनी है वहां पर बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए और बुआई के बाद ऊपर से घास या पुआल की परत बिछा देनी चाहिए। बीज जमने के बाद इस परत को हटा देना चाहिए। अधिकतर सब्जियों के नर्सरी पौधे 1 माह में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। कुछ सब्जियों के बीज की सीधे बुआई करते हैं। इस तरह के बीजों को चयनित बर्तन व पॉलीथीन बैग में बोते हैं। प्लग ट्रे, जो कप नुमा खाके की संरचना से बनी ट्रे होती है, जो कि 2 से 3 इंच गहरी तथा जल निकास छिद्र वाली होती है। नर्सरी उगाने के कार्य में यह सबसे उपयोगी है। 1/4 भाग कंपोस्ट खाद को भरकर 1 प्याले में 1 बीज बोते हैं।
उसके बाद सिंचाई एवं अन्य क्रियाएं की जाती हैं। कुछ बीजों को सीधे बुआई की जाती है तथा उनको चयनित पाट व पॉलीथीन बैग में ही बुआई करना चाहिए। जितना बीज का आकार हो उससे दुगने या तिगुने के अंदर बीज की गहराई होनी चाहिए। अधिकतर सब्जियों के बीज को सीधे कंटेनर में बुआई करते हैं तथा बैंगन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के 30 से 40 दिन पुराने पौधों को कंटेनर में रोपण करते हैं और इनकी नर्सरी पौधशाला पके मिट्टी के बर्तन या पैन में उगाते हैं तथा एक स्वस्थ नर्सरी पौध को एक कंटेनर में उगाते हैं। यदि सीधे बुआई करनी है तो एक कंटेनर में 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं। बीज उगने के बाद एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर सबको निकाल देते हैं। फसलों का चुनाव एवं उगाना। कुछ प्रमुख सब्जियों की बुआई के समय दूरी, तुड़ाई एवं उत्पादन संबंधित जानकारी इस प्रकार है। फसल चक्र। सामान्यतः सभी सब्जियां एवं मसाला फसलें तीनों मौसमों खरीफ, रबी एवं जायद में उगाते हैं। उसके अनुसार फसल चक्र इस प्रकार अपनाना चाहिए। मई जून से सितंबर अक्टूबर तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। सितंबर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। दिसंबर जनवरी से मई जून तक उगाई जाने वाली सब्जियां इस प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त बहुवार्षिक फसलें, जिसमें सब्जियों के अंतर्गत सहजन, सब्जी केला, फल में नींबू, पपीता, अमरूद तथा मसाले में अदरक, हल्दी। छत के लिए उपयुक्त फलों की खेती। इसमें कागजी नींबू, पपीता और अमरूद उपयुक्त हैं। छत के लिए रोपण वाली सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, बैंगन और मिर्च उपयुक्त मानी जाती हैं। सीधी बुआई वाली सब्जियों के तहत छत के ऊपर बुआई के लिए पालक, मूली, शलजम, लौकी, चौलाई, नेनुआ, करेला, भिंडी, खीरा, कुम्हड़ा उपयोगी होती हैं। छत पर उपयुक्त मसाले की फसलों के अंतर्गत हल्दी, धनिया और मेथी की खेती की जाती है। छत के लिए उपयुक्त औषधीय फसलों में अगाथी, अश्वगंधा, घृतकुमारी, ओमावली, नींबू घास की खेती करते हैं। छत के लिए उपयुक्त फलों की खेती के अंतर्गत फलों की प्रजातियां और बुआई दूरी इस प्रकार है। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कल के गन्ना जो प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल है, यदि इसकी पेड़ी फसल की बात करें तो यदि किसान पेड़ी गन्ना फसल में बावक फसल की तरह प्रबंधन करें तो पेड़ी गन्ने से बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि किसान भाई गन्ने की बावक फसल में तो ध्यान देते हैं, लेकिन पेड़ी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़ी गन्ना से अधिक उपज
लेने के लिए बावक गन्ने की कटाई से लेकर पोषक तत्व एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान भाई की पेड़ी से अधिक उत्पादन किस तरह से लिया जाए, परंतु हम कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और अच्छा प्रबंधन कर लिया जाए तो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर पेड़ी की जो फसल लेनी है उसमें जो बावक फसल की कटाई के लिए उपयुक्त समय तो 15 फरवरी से और मार्च का महीना माना जाता है, परंतु किसी वजह से हम देखते हैं कि किसान बीज के लिए या मिलों की वजह से अप्रैल में भी करता है तो उसको भी अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो कटाई में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी पेड़ी की फसल रखनी है, आपको पेड़ी लेनी है, तो उस बावक फसल की कटाई ज़मीन की सतह से सटाकर करना चाहिए, क्योंकि आज आप ऊपर से कर देंगे तो उसमें जो ठूंठ रह जाएंगे उनमें ज़मीन की सतह के ऊपर से ही कल्ले निकलेंगे, तो उनसे अधिक मजबूत और अच्छे गन्ने नहीं बनते हैं। तो इसीलिए आप ज़मीन की सतह से सटाकर ही काटें। दूसरा, सिंचाई की बात आती है कि कटाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो ठूंठ हैं वो ज़्यादा सूख जाएंगे, ये इसलिए सिंचाई तुरंत आवश्यक है। अब तीसरी बात आती है कि गन्ने में जो जगह जगह आप देखेंगे कि इसमें जगह खाली रह जाती है, तो कहीं भी आप देखें जहाँ 2-3 फीट तक आपको जगह दिखती है कि कोई भी उसमें मुड्डे आपके नहीं हैं, तो उसमें अंकुरित गन्ने या गन्ने के जो ऊपरी भाग रहता है उसके पेंडे उसमें दबा दें, जिसे गैप फिलिंग कहते हैं, उससे भी आपका उत्पादन बढ़ेगा, उसमें खाली जगह नहीं रहेगी। तीसरी बात आती है कि उर्वरक प्रबंधन की इसमें विशेष ज़रूरी है। मात्रा की बात आती है तो पेड़ी फसल में बावक फसल से कुछ अधिक या 10 से 20% अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो पुरानी पड़ जाती हैं तो ज़मीन से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए पेड़ी की फसल में हम देखें कि 180 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की मात्रा की आधी और फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा, जैसे हमने कहा कि आप जो पेड़ी की फसल आपने रखी है उसमें आप अच्छी तरह गुड़ाई करें या हल से जुताई करें। इससे क्या होगा कि जो इसकी पुरानी जड़ हैं वो छट जाएंगी, जिन्हें कि हम प्रूनिंग कहते हैं, और उनके छटने से नई जड़ें अधिक निकलेंगी जिनमें कि पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। और जब हम खुदाई करते हैं तो जो कूड़ बन जाते हैं या बैलों द्वारा जुताई करते हैं उसमें फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आप उसमें डाल दें, एवं शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा बची है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके पेड़ी की जो फसल रखी है उसमें, जब पेड़ी की फसल लगभग आपकी 55 से 60 दिन की और 80 से 85 दिन की हो, उस समय तक संपूर्ण नाइट्रोजन की मात्रा को डाल देना चाहिए। दूसरी बात ये करते हैं कि इसमें खरपतवारों की विशेष समस्या होती है। तो खरपतवारों में देखें कि सामान्यतः हमने देखा है इसमें कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा दिखते हैं। तो या तो किसान इसकी खुदाई कर दें अच्छी तरह से, यदि नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो रासायनिक दवा 2,4-D है उसका 1 किलोग्राम सोडियम साल्ट वाली जो आती है 80% की, उसका 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर दें, तो ये सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और मोथा इससे मर जाएंगे और फसल को आप सुरक्षित कर सकते हैं। ये सभी क्रियाएं करें तो आप निश्चित तौर से बावक फसल से इससे 30% लगभग अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अगर सूकर पालन व्यवसाय की बात की जाए तो ये व्यवसाय हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो कि लाभकारी सिद्ध हो रहा है। परंतु इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब सूकरों की देखभाल एवं आहार व आवास प्रबंधन अच्छे प्रकार से करें, क्योंकि अगर सूकर का आहार व आवास प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनके शारीरिक वजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः सूकरों के आहार व आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विशेषज्ञ। उषा रानी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि सूकर पालन से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए ये आहार और आवास व्यवस्था इसका बहुत मुख्य रोल है। तो पहले आपको बता दें कि आवास ऐसे जगह पर हो कि खुला वातावरण रहे, ज़मीन कुछ ऊंचाई पर हो, और जो उसका मकान बनाया जाता है उसमें 1/3 भाग बंद और 2/3 भाग खुला होना चाहिए। खुला भाग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूकरों का आदत है कि बाहर रहने के लिए, और यदि खुला भाग बाहर आप बनाते हैं तो आपको उसको खर्च भी माने कि बहुत कम पड़ता है। घर की ऊंचाई जो है 7 से 8 फीट होना चाहिए पीछे साइड में, और आगे 6 से 7 फीट ऊंचाई रखे। और जो उसका बाउंड्री बीच 2 घरों के बीच की जो पार्टीशन वाल है उस शायद 3 फीट से ज़्यादा मत दीजिए। वो भी दीवार आपको मात्र 5 इंच का देना है। हमारे किसान अधिकतर 10 इंच का जो दीवार दे देते हैं उसमें बहुत उनको खर्च काफ़ी बढ़ जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दीवार 5 इंच का दे, लेकिन उसको प्लास्टर कर दें। और जो ज़मीन है, ज़मीन एकदम ढालू नुमाना होना चाहिए। आगे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी पेशाब या पानी हो, कोई यदि सफाई नहीं भी करे तो जो गेट बना हुआ गेट के पास आ जाए। तो बल्कि आप यदि 20 फीट का आपका चौड़ा बाहरी और भीतरी लेकर के आता है तो पीछे से लेकर यहाँ तक करीब 10 से 15 फीट ढालू नुमा होना चाहिए, और ज़मीन को एकदम ढलाई कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सूरों का आदत है कि अब अपने घर में पखाना नहीं करना चाहता है, वो बाहर पखाना करता है। तो जो आपका पानी का नाद है, एक साइड में दरवाज़ा रहे तो उसके अपोजिट साइड में पानी का होना चाहिए, और पानी देने के लिए बाहर से होना चाहिए। और खाने के लिए आपको अलग से नाद बनाने की जरूरत नहीं है। जो ज़मीन है आपका पक्का ज़मीन है वो उसी पर दे दें। तो मोटा मोटी आपको 200 स्क्वायर फीट का जमीन जो घर बनाते हैं तो उसमें बड़े सुअर यदि रखते हैं तो करीब आपको 7 से 10 सुअर रख सकते हैं, जो कि प्रजनन युक्त है। और यदि मीट पर्पज़ के लिए, फैटनिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं तो उसमें 10 से 15 रख सकते हैं। वो पर्पज़ पर डिपेंड करेगा किस पर्पज़ के लिए आप रख रहे हैं। लेकिन जब सुकरी बच्चा देने का टाइम आ जाए तो कम से कम बच्चा देने के करीब 7 से 10 दिन पहले उसको फ्रेंग पेन प्रसूति गृह में ले जाना चाहिए। प्रसूति गृह अलग तरह का बना होता है। प्रसूति गृह ऐसा होता है कि उसमें एक गार्ड रेल होता है। सुकरियों का आदत है कि दीवार से सट के बैठने के लिए, और जब दीवार से सट के बैठती है तो दीवार और के बीच में बच्चे दब करके काफ़ी मर जाते हैं। तो उससे हम लोग देखें कि 10% मृत्यु दर उससे बढ़ जाती है। और गार्ड रेल का एक लोहे का पाइप है जो कि ज़मीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच छोड़ करके बनाना चाहिए। ज़्यादा भी स्पेस देंगे तो सॉरी उसमें बैठ जाएगी, तो उससे आपका मृत्यु दर काफ़ी रोका जा सकता है। और बहुत से किसान हैं कि झुंड में सुअर रखते हैं और बच्चा उसमें दे देती है, उसमें बहुत सा मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसमें हमेशा रखना है कि बच्चा देते समय एक घर में एक ही सुकरी रखे। और जो आगे नाली है, नाली को ढालनुमा बना दीजिए, बाहर निकल जाएगा आपको। और जहाँ अंत होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोद दीजिए कि आपके जितने मल मूत्र है उसमें जमा रहे। और बगल में यदि पेड़ की व्यवस्था है तो पेड़ लगा दीजिए कि पेड़ में होगा तो आपको माने उसे पत्ते को सुअर खाएंगे भी, और गर्मी के दिन में वो छायादार का काम करेगा। और ये तो आपका आवास का हो गया है। दूसरा है कि खान पान का। तो सूकरों में अधिक जो खर्च पड़ता है, कहीं 75 से 80% खान पान भी पड़ता है। तो इसको जितना हम सस्ता करेंगे उतना हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, गांव में बहुत सारे उपलब्ध है होटल वेस्ट, तो 100% होटल वेस्ट पे भी रख सकते हैं। हम लोग इस पर शोध किए हैं और पाए हैं कि यदि होटल वेस्ट पर हम सूकरों को रखते हैं तो एक वर्ष में करीब 130 केजी वजन हो जाता है, और यदि दाने पर रखते हैं तो मात्र 100 केजी होता है। तो उससे हमको सस्ता भी हो जाता है और जानवर भी स्वस्थ हो जाता है। और जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं उनको तो होटल वेस्ट नहीं मिलेगा,
तो उसके लिए क्या करना है कि जो घास है आसानी से उपलब्ध है उससे हम 1/3 दाना का बचत कर सकते हैं। और घास देने से देखिए फायदा क्या होता है कि घास में हमको मिनरल मिक्सचर विटामिन नेचुरल मिल जाता है। जो कंसंट्रेट फीड बनाते हैं, संतुलित आहार जो बनाते हैं, दाना मकई चोकर खली मिला करके, तो उसमें हमको मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी घास से हमको मिनरल मिक्सचर में मिल जाता है अपना। तो 1/3 दाना आपको उससे बच जाएगा। बाकी जितने माने कि जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको दे सकते हैं, फ्रूट का वेस्ट है। और देहाती क्षेत्र में बहुत इसका उगता है, बहुत माने लोग फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये गांव में बहुत सा जो ये हड़िया बनाते हैं, यदि बना रहे हैं तब वो भी सुअर के लिए बहुत अच्छा खाना है, एकदम संतुलित खाना कह सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन करीब से 17-18% हो जाता है, जिसे मेहरा कहते हैं गांव में। यदि उसको दे देते हैं तो 17-18% माने कि आपको कुछ भी नहीं देंगे तो उसे काम चल जाएगा। तो यदि सुअर पालन कर रहे हैं तो सस्ता करना है तो जो गाँव में उपलब्ध है। अभी देखिए सब्जी का दिन, अभी गोभी का दिन है, गोभी का पत्ता बहुत आसानी से सुअर खाता है। आलू का दिन है, आलू का पत्ता खिलाइए। जितने बेकार चीज़ है इसको खा करके ये मीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आवास अच्छी तरह से रखेंगे, खाना को माने सस्ता बना करके देंगे तो इसमें आपको आमदनी काफ़ी होते रहेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। अतः मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल की कटाई मड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कृषक किसी कारणवश गेहूं की शेष बची हुई फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य अभी नहीं कर पाए हों, वे किसान भाई अभी कटाई गहाई का कार्य शीघ्र करें। सप्ताह के आने वाले दिनों में संभावित शुष्क मौसम एवं पश्चिम दिशा से तेज गति से हवा बहने के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की कटाई गहाई मड़ाई तथा सफाई की क्रियाओं को इस सप्ताह तक समाप्त कर लें। साथ ही मड़ाई के उपरांत भूसे को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। दिन में तेज धूप खिली रहने के कारण अनाज की सफाई कर पक्के फर्श पर 2 से 3 दिनों तक इतना सुखाएं कि अनाज में 12% से अधिक नमी न रहे। गेहूं के अनाज का भंडारण करने हेतु किसान भाई एल्यूमिनियम फास्फाइड 10-10 ग्राम की एक गोली प्रति क्विंटल अनाज की दर से वायुरोधी संरचनाओं जैसे धातु का बिन या बोरों में भरकर वायुरोधी गोदामों में रखकर भंडारित करें। इस गोदाम को कम से कम 1 सप्ताह तक अवश्य बंद रहने दें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु जिन कृषक भाइयों ने अभी तक चारे वाली फसलों की बुआई न की हो, वह गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेतों में आवश्यकता अनुसार लोबिया एवं मक्का की उन्नतशील किस्मों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर पलेवा अवश्य करें। गन्ने की नौखल या पेड़ी की फसल 60 दिनों की हो गई है, अतः आप नत्रजन की पूर्ति हेतु 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच डालकर 24 घंटे के अंदर सिंचाई अवश्य करें व ओट आने पर कल्टीवेटर से गुड़ाई कर दें। इससे खरपतवार नियंत्रण होने के साथ साथ कूड़ों पर मिट्टी चढ़ जाने से नए कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आगामी खरीफ मौसम में धान एवं अन्य फसलों की भरपूर पैदावार लेने, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं मृदा की भौतिक दशा सुधारने हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम को मद्देनजर रखते हुए खेतों में एक बार गहरी जुताई कर उन्हें खुला छोड़ दें, जिससे संभावित तेज धूप लगने से खेत में उपस्थित पिछली फसल के हानिकारक कीट, फफूंदी तथा अन्य खरपतवार नष्ट हो जाएंगे।
आगामी खरीफ मौसम में फसलों में आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग करने हेतु किसान भाइयों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाने का यह उचित समय है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जुताई किए हुए खेतों से कम 4 स्थानों से जमीन की सतह से 6 इंच की गहराई तक मिट्टी के नमूने एकत्रित कर आधा किलोग्राम मिट्टी का नमूना लेकर क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं, जिससे मृदा परीक्षण की रिपोर्ट कृषकों को समय से दी जा सके। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके अलावा आम के फलों को गिरने से बचाने हेतु नेफेथिलीन एसिटिक एसिड 4 मिलीग्राम सक्रिय तत्व को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खेतों में खड़ी राजमा, बैगन, टमाटर, मिर्ची, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई कर सिंचाई देने का कार्य करें। तापमान बढ़ने के कारण बैगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी की फसलों में कीट प्रकोप की संभावना है। अतः कीटों से बचाव हेतु मेटासिस्टाक 0.2% का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। प्याज की देर से रोपी गई फसल में हल्की सिंचाई करें। गर्मी के इस मौसम में पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार के पशुओं को धूप से बचाएं एवं उन्हें स्वच्छ तथा ताजा पानी पिलाएं। दूध देने वाली भैंसों को सुबह शाम नहलाएं। भूसा एवं सूखे चारे को हरे चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज कार्यक्रम में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जावली, जिला गाजियाबाद के रणवीर कसाना ने। आप नींबू के उद्यान में रस चूसक कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो रणवीर जी आपकी व अन्य किसान भाइयों की जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। नींबू वर्गीय सारे ही पौधों की आज हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो इस समय नींबू में फूल आना शुरू हुआ है। तो जो कुछ कीड़ों में सबसे जो हानिकारक और प्रमुख कीड़ा है वो है नींबू का सैला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा है, दिखने में फुदके की तरह दिखता है, लेकिन अगर वो बैठता है तो हमेशा उसका पिछला हिस्सा ऊपर की तरह उठा होता है। तो वो हमेशा पत्ती की निचली सतह पर, जब जहाँ छाया होगी वहाँ बैठा रहता है और ये अंडे देता है जो पुष्प कलिका होती है उसके अगल बगल में। और जहाँ ये सैला होगा ये रस चूसेगा, बहुत मात्रा में अपना हनीड्यू निकालता है, जिसकी वजह से फंगस भी यानी जो कवक है वो भी बहुत डेवलप हो जाती है। अब आप एक छिड़काव कर लीजिए, फूल जैसे ही खत्म होते हैं तो आप छिड़काव करिए। इमिडाक्लोपिड दवा बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अगर नींबू में प्रयोग करते हैं तो ये इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सैला भी खत्म हो जाएगा और मीलीबग भी खत्म हो जाएगा। तो मोनोकोटोफास भी आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425085 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उड़द की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।